मेरे दोस्त आज बात करेंगे आर्य पार, क्योंकि टॉपिक है हमारा कोल्ड वॉर। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। क्लास 12th में हो, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है कोल्ड वॉर हमारा, शीत युद्ध कहते हैं इस चैप्टर को हम। और इस चैप्टर की 2 वीडियो पहले आ चुकी है, ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है। अगर इससे पहले आपने दोनों पार्ट नहीं देखा, 3rd पार्ट को मत देखना, समझ नहीं आएगा। अगर आपको सिर्फ कोल्ड वॉर का रीजन और कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इसके परिणाम को जानना है, तब इस वीडियो को साथ आप बने रह सकते हो। बेसिकली दोस्तों ये टॉपिक तो ऐसे पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल रिलेशन IR में पढ़ा जाता है, इसको 3rd सेमेस्टर में, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, ग्रेजुएशन के अंदर। एंड अगर आप UPSC की या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो IR वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट होता है हमारा। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले की घटना में दोस्त हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि जब 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, फिर कोल्ड वॉर। एंड ये सब वॉर कहीं ना कहीं हमारा बहुत मेन पार्ट होता है 20th सेंचुरी का। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर की, शीत युद्ध की, कारण और परिणाम की हम चर्चा करने वाले हैं, कोजेस की एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे हम आज की इस क्लास के अंदर। इससे पहले जो वीडियो आई उसके अंदर हमने कोल्ड वॉर की इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस यानी क्यूबा मिसाइल संकट फिनिश कर दिया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक की स्टार्ट। मैं कुछ चाहता हूँ कि थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से करूँ ताकि क्लियर हो जाए बात। दोस्तों यूँ थी, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 में दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, 1945 में ख़त्म हो गया। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ ये कि दोस्त पूरा वर्ल्ड भी क्या हुआ था, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड था। अब इस 2 ग्रुप के अंदर, जिसको हम पहले को कहते हैं एलाइड पावर, अब एलाइड पावर दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एलाइड पावर का पार्ट है। और ये वाला दोस्तों मतलब कि आप देखोगे इस पार्ट को मैंने क्यों कहा, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रसिया हो गया दोस्त, इधर आपका जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, सब के सब ये कौन से, कनाडा हो गया, ये सब के सब वेस्टर्न कंट्रीज या एलाइड पावर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन मेनली जो कंट्री वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये 4 कंट्री के हैं ना, इसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ये सब आपस में मित्र राष्ट्र के रूप में या अलाइड पावर के रूप में इनको जाना गया। एंड इस तरफ यानी कि जो एक्सिस पावर जिसको कहते हैं, इसको धुरी राष्ट्र कहा जाता है, वो दोस्त जो कंट्री थे हमारे मेन, वो कंट्री कौन से थे, जर्मनी, जापान और इटली, इनको धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। मेनली जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया। कोल्ड वॉर का बाद तो बाद में आया, इससे पहले की जो घटना थी उसको वर्ल्ड वॉर सेकंड के नाम से जाना गया, क्योंकि 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है ना। और अब ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है ये, क्योंकि ये दोनों जो ये लड़ाई हो रही है आपस में, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ऑफ पावर है। अब ये दोनों जब आपस में दोस्त लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक ग्रुप तो जीतेगा ही जीतेगा। दोस्त हुआ ये था कि अगर हम देखें तो पूरा जो आपका यूरोप है ये पूरा दोस्तों, जब भी ये युद्ध होता है यार तो पूरा यूरोप चपेटे में आता है। चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात हो या कोल्ड वॉर की बात हो या वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात हो, हमेशा दोस्तों यही देखा गया है। अब आप एक चीज़ देखो दोस्तों, 1939 से चलने वाला है वर्ल्ड वॉर सेकंड, 1945 में ख़त्म होता है। अलाइड पावर के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये 4 कंट्री हैं, है ना। रसिया हो गया इस तरफ आपका, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन दोस्तों छोटा सा आपको मैप में क्या पता है, साफ नहीं दिख रहा हो, क्लियर नहीं आ रहा हो, तो ब्रिटेन ये उधर हो गया। एंड दोस्तों फ्रांस, इस तरफ से फ्रांस आपका बांटा जाता है। लेकिन जब हम इस बात करते हैं, इनको बोलते हैं मित्र राष्ट्र, अलाइड पावर, एंड धुरी राष्ट्र के अंदर आते हैं कौन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात ताकि सीधे बात आपके खोपड़े में डाल सकूँ, ताकि चीज़ों को आप याद कर पाओ। ठीक है, कौन कौन, इटली, जापान और जर्मनी, ये 3 हैं धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर। अब इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होती है। लेकिन दोस्त 1943 के बाद 1945 तक कोल्ड वॉर यानी कि जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो चलता है, और उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो इटली दोस्त यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में सबसे पहले इटली हार मान गया था। एंड 7 मई, कब, 7 मई 1945 को जर्मनी भी हार मान गया, क्योंकि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर नामक एक प्राणी ने आत्महत्या कर ली। अपनी बीवी, जो कि एक दिन पहले ही शादी करी थी उससे, बंकर में वो तो जहर की गोली खा के मर गई थी, हिटलर ने गोली मार के वो मर गया। 30 अप्रैल को मरता है, 7 मई को, यानी कि अप्रैल में वो मरा, और अप्रैल के बाद आता है क्या आता है, मई आता है ना। तो 7 मई को जर्मनी ने आत्मसमर्पण यानी कि हार मान गया, और 8 मई को यानी कि 8 मई को पूरे यूरोप के अंदर युद्ध बंद हो गया। ठीक है, अब इटली पहले ही हार मान गया, जर्मनी भी हार मान गया। अब बच गया भाई जापान, जो कि एक्सिस पावर में है। ठीक है, एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और कौन है, अरे जर्मनी, इटली और जापान है। तो जर्मनी हार मान गया, इटली हार मान गया, बचा हुआ है जापान।
जापान ससुरा हार नहीं मान रहा था। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इन सबको लगा कि कैसे भी इसको हराना है। जापान की खुराक कितनी थी कि इसको मतलब कि पहले ही वार्निंग दे दी गई थी, भाई हार मान जा, क्या दिक्कत जा रही है, मान जा हार। और जापान की खुराक कितनी थी कि इसने अमेरिका के एक छोटा सा हिस्सा है पर्ल हार्बर, क्या नाम है उसका, पर्ल हार्बर, यहाँ पे जाके दोस्त जापान ने अटैक कर दिया। कहाँ पे अटैक कर दिया? पर्ल हार्बर में दोस्तों अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर के नाम से इसको जानते हैं। और जापान ने जैसे इस पर जाकर अटैक कर दिया, अमेरिका को और गुस्सा आ गया। अमेरिका हो गया गुस्सा, अमेरिका ने क्या किया, परमाणु अटैक कर दिया। एटम बम से दोस्तों अटैक करने स्टार्ट कर दिए। 6 मई का दिन था दोस्त, जब यूरोप में शांति बनी हुई थी। 7 मई 8 मई यूरोप में पूरी शांति बैठ गई थी पूरी। लेकिन 6 अगस्त को जाकर 1945 में अमेरिका ने जापान का एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था हिरोशिमा, यहाँ पे परमाणु बम से अटैक कर दिया। आधी आबादी वहीं पे तहस नहस होकर मर गई, तड़प के मर गई आधी आबादी हिरोशिमा की। जापान फिर भी भाई आज तो मान ही गया था, लेकिन अमेरिका अपनी पावर को दिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि मैं हूँ दुनिया में पावरफुल, क्योंकि दुनिया में इस समय 1945 में किसी के पास भी एटम बम्स नहीं है। 1949 में रसिया ने जाके बनाया, जिसको USSR कहते हैं। और अपने पावर को दिखाने के लिए अमेरिका ने जापान के एक और शहर जिसका नाम था नागासाकी पे 9 अगस्त को इसने फिर से अटैक कर दिया एटम बम से। और ये पहले का मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही भयंकर था। इसलिए दोस्त इन दोनों को यानी कि लिटिल मैन और फैट मैन के नाम से जाना जाता है। लिटिल मैन कहते हैं जो 6 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है, एंड जो 9 अगस्त को गिराया गया उसको बोलते हैं फैट मैन। ये कुछ ज़्यादा ही फैट तगड़ा वाला था। और दोस्तों इस जापान की पूरी हालत ख़राब कर दी। पूरे दोस्तों शहर तहस नहस हो गया, उसकी पूरी प्लेटें हिला दी। और आज भी दोस्तों वहाँ पे भूकंप जैसी घटनाएं देखी जाती है। बच्चों का इस तरीके से हाल हुआ, माँ की ममता ने बच्चों की पूरी मतलब कि आप देख सकते हो घटनाएं इस तरीके से घटी उस समय कि जो कि झकझोर देने वाली थी। चाहिए 1.5 लाख लोग तो उस समय मारे गए थे यार। और बच्चों के साथ जो असर हुआ वो ये दर्द बयां कर रही है, ये इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के साथ दोस्त अब जब एटम बम्स की जब बात आती है तो हर कंट्री चाहता है स्ट्रगल ऑफ पावर, यानी कि बस किसी तरीके से अपने पावर्स को इसके गेन करना है और दुनिया को दिखाना है। और इसी एटम बम्स ने कईयों की दोस्तों जान ले ली जापान के अंदर। इससे पहले दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी ऐसे दिखा करते थे, देख लो इतने सुंदर जगह को अमेरिका ने बंजर में बदल दिया। तो उसी समय ही समझ लो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जापान ही एक बचा हुआ था एक्सिस पावर यानी धुरी राष्ट्र के अंदर जो हार लास्ट में जाकर मान गया। इस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918 तक चलता है, 14 से लेकर 18 तक, 1914 से 1918। जो इस वीडियो की मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है उसके अंदर मैंने इसको डीपली समझा है, सजेस्ट करूंगा उसको जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हमारा खत्म। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ 1945 में, तो अब दोस्तों बात आती है किसकी, है कोल्ड वॉर की। अब किसकी बात आती है, कोल्ड वॉर की। अब होगी स्टार्ट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। शीत मतलब क्या होता है, कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा है। तो क्या ठंडा वॉर, कोल्ड ड्रिंक वॉर मतलब क्या हुआ इसका। चलिए पहले डेफिनेशन समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अ पॉलिटिकल स्ट्रगल बिटवीन द डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट नेशनल, यानी कि अभी पहले एक चीज़ अपने तरीके से समझाऊं तब आप इसको डेफिनेशन समझ पाओगे। मान लो एक ऐसा कंट्री है जिसकी आइडियोलॉजी अलग है और एक ऐसा कंट्री जिसकी आइडियोलॉजी अलग है। आइडियोलॉजी मतलब सोच विचार, आप उनका अपना अलग विचार, उसका अपना अलग विचार है। पहले सिंपल समझते हैं। अब एक इंसान अपने विचार को दुनिया में फैलाना, स्प्रेड करना चाहता है, दूसरा वाला चाहता है कि नहीं मेरे विचार के ऊपर दुनिया फॉलो करे। अब ये होती है, यहीं से स्टार्ट होती है आइडियोलॉजी की वॉर। दुनिया चाहती है बस ये दोनों ग्रुप चाहते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में फैल जाए। यहीं से इसकी डेफिनेशन बन के आती है अ पॉलिटिकल स्ट्रगल। कोल्ड वॉर क्या था, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल था बिटवीन द डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक यानी कि जो लोकतांत्रिक सिस्टम है जहाँ पे कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेटिक और कैपिटलिज्म अमेरिका में था। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है झंडा ये अमेरिका का है, ठीक है। एंड कम्युनिस्ट नेशंस के बीच में, और कम्युनिस्ट नेशंस जैसे कि USSR हो गया, तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड USS यानी कि USSR, ठीक है, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब दोस्त इन दो ग्रुप के बीच में होता है वॉर
इसी वॉर को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की आइडियोलॉजी है वो है कैपिटलिज्म, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, जो कि अपनी पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। इसका मतलब होता है जो भी आपको मैंने आइडियोलॉजी बताया, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, लोकतांत्रिक पूंजीवाद, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता है और इस तरीके से ये पूरी दुनिया के अंदर अपने आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहता था। एंड जो कम्युनिस्ट यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि यूएसएसआर की थी, उसमें सब कुछ प्राइवेट नहीं पब्लिक सेक्टर यानी कि सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। तो यूएसएसआर चाहता था कि मेरी आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में फैल जाए। अब इस आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहते थे ये दोनों के दोनों। यहीं से दोस्तों स्टार्ट होती है ये वॉर की घटनाएं। अब इस वॉर की घटना में एक कंट्री या दो कंट्री नहीं, पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाती है और सभी कंट्री इस तरह के चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने पावर्स को बढ़ाऊँ, मैं अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाऊँ, है ना। सब कंट्री ऐसा चाहते हैं। अब यहीं से दोस्तों निकल कर आती है कोल्ड वॉर की। अगर मैं आपको बताऊं तो कोल्ड वॉर डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल एक आइडियोलॉजी स्प्रेड करने की बात चल रही है, आइडियोलॉजी को बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन कोल्ड वॉर या शीत युद्ध का मतलब एक ऐसे युद्ध से नहीं है जिसमें दोस्तों डायरेक्ट ही बम गोले बारूद लेकर आ जाए या एटम बम्स लेकर आ जाए, बंदूक छोड़ना मारना स्टार्ट कर दे, युद्ध गोले बारूद या एटम बम्स, ये डायरेक्ट लड़ाई इस तरीके से नहीं हो रही। ये वॉर एक ऐसा वॉर है जिसके अंदर वोक संघर्ष हो रहा है, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इधर के ग्रुप इसके अगेंस्ट में, इधर के ग्रुप इसके अगेंस्ट में बोलकर एक दूसरे को कमजोर करने के बारे में बात करते हैं। ये इसके अगेंस्ट में बोलता है इसके विरोध में, ये इसके विरोध में बोलता है। इसको बोलते हैं वोक संघर्ष यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट इसको कहा जाता है। तो कोल्ड वॉर एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट है। सेकंड बात दोस्तों ये, इसमें हम अपने अपोजिशन को या जिसके अगेंस्ट में हम वॉर कर रहे हैं, हम उसके बारे में न्यूज़पेपर के अंदर, मीडिया के अंदर हम उसके बारे में इस तरह के खबर दे दे के उसको बदनाम करते हैं। तो ये वोक संघर्ष में आ गया, समझ आ गया आपको। तो शीत युद्ध का मतलब है वोक संघर्ष, है ना, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। न्यूज़पेपर के द्वारा ये वो हथियारों बंदूक से नहीं लड़ी जा रही थी, ये मुंह से लड़ी जा रही थी, ये बोल के लड़ी जा रही थी, उनके अगेंस्ट में लड़ी जा रही थी एंड न्यूज़पेपर से लड़ी जा रही थी। और एक दूसरे के बारे में दोस्तों, ये इसके बारे में गलत बोलता तो इसके बारे में मतलब कि ये मान लो यूएसए है तो ये भाई आपका यूएसएसआर है, ये इसके अगेंस्ट में, ये इसके अगेंस्ट में, ये इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये वोक संघर्ष होता। ये इसके बारे में गलत प्रचार करते, इसके बारे में गलत प्रचार करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कोई युद्ध गोले बारूद नहीं छोड़ रहा, लेकिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो हमारा जो वाला कंट्री है किस तरीके से कमज़ोर कर दे। एंड इसमें चालबाजी दिखाई जाती है। कोल्ड वॉर के अंदर क्या दिखाई जाती है, चालबाजी दिखाई जाती है। चालबाजी का मतलब क्या होता है, हमें इस तरीके से रहना है, हमें कुछ ऐसा एक्टिविटी करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि सामने वाला कमज़ोर हो जाए। चालबाजी दिखाओ हमें अपनी, हम किस तरीके से वेपन्स इकट्ठे करें, हथियार बनाए, है ना, दूसरे देशों को अपने शामिल कर ले। अभी स्कूल में क्या होता है कि बंदे में किसी में लड़ाई हो जाए, बंदा अपना बंदे बुला लेके लिए आता है। तो दोस्तों ऐसी चालबाजी दिखाना, है ना। इस युद्ध को दिमाग से, दिल से, दोनों से लड़ा जा रहा था, लेकिन गोले बारूद बंदूक से नहीं लड़ा जा रहा था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड राजनीतिक प्रचार के द्वारा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करके इस युद्ध को लड़ा जा रहा था। प्रोपेगेंडा मतलब कि दोस्त एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ पॉलिटिकल रूप से कर रहा है, यानी कि उस कंट्री के अंदर ये सिस्टम खराब है, उस कंट्री के अंदर ये सिस्टम खराब है, मेरे ज्वाइन में हो जाओ, मेरे पक्ष में आ जाओ। तो इस तरीके से इस कोल्ड वॉर को लड़ा जा रहा था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इसके अगेंस्ट में, ये बंदा इसके अगेंस्ट में, तो पॉलिटिकल रूप से इस तरीके से इस वॉर को लड़ा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दोनों में से इतने, ये जो दोनों कंट्री हैं, दोनों जो ग्रुप हैं, ये आपस में शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। देखते हैं सबसे ज़्यादा किस में दम, है ना, देखते हैं ये। और इस चीज़ को ये दिखाने के लिए आपस में, किसके लिए है, वेपन्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, स्पेस अंतरिक्ष में या पूरी दुनिया में मेरी आइडियोलॉजी कौन अपनाएगा, इन सब चीज़ों के लिए वॉर होना ये स्टार्ट हुआ। तो कोल्ड वॉर एक सीधे बंदूक से या गोले बारूद से नहीं लड़ी जा रही थी, ये वोक संघर्ष था। ये न्यूज़पेपर से उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा करके, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के द्वारा, है ना, ये आइडियोलॉजी की वॉर थी। समझ में आ गया आप सभी को। तो हमें बस किसी भी तरीके से दूसरे अपोजिशन को कमजोर करना है, यानी कि कोल्ड वॉर ना ही युद्ध की कंडीशन, ना ही वॉर की कंडीशन थी टोटली फुल रूप से, एंड ना ही ये शांति की कंडीशन थी, ये शांति भी नहीं था इसके अंदर, ना ही ये युद्ध था पूरी तरीके से, बट एक ऐसा वॉर था जिसमें इंसान यानी कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए वो हर काम कर सकता था जो उसके औकात से बाहर भी क्यों ना हो। समझ आ गया सभी को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन समझा है,
इसकी थोड़ी मीनिंग भी समझ लिया हमने, कोल्ड वॉर होता क्या है बेसिकली, ताकि आपका जो आगे जो पॉइंट्स आएगा वो कवर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों अब हमारा पॉइंट यानी कि जो टॉपिक हमारी वीडियो है आज का वो स्टार्ट होता है। तो अब हमारा पॉइंट होगा स्टार्ट, कारण देन परिणाम। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोल्ड वॉर हुआ ही क्यों, है ना, इसके मेन कारण क्या है, इसके मेन कॉजेस क्या है। चलिए अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शक्ति के लिए संघर्ष। सबसे पहला पॉइंट क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष। अब दोनों ग्रुप, देखो यूएसएसआर की बात करूं या मैं दोस्त आपको यूएसए की बात करूं, ये दोनों ही ग्रुप यानी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है 1945 में, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यूरोप के तमाम कंट्रीज तो कमजोर पड़ गए थे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये दोनों ग्रुप यूएसएसआर और यूएसए ये दोनों पावरफुल बने हुए थे। ये बोलता यानी कि अमेरिका बोलता यूएसएसआर, जिसको आज हम रसिया कहते हैं, भाई मैं तेरे से बहुत शक्तिशाली हूँ। अब रसिया बोलता कि मैं तेरे से शक्तिशाली हूँ। अब दोनों बोलते कि अच्छा देखते किसमें कितना दम है। और ये दोस्त इस तरीके से आपस में स्ट्रगल ऑफ पावर, शक्ति प्राप्त करने के लिए, पावर गेन करने के लिए आपस में युद्ध करते रहते हैं। युद्ध मतलब मैंने बता दिया है, जहाँ पे भी मौका मिलता मौका नहीं छोड़ते, ऐसी तैसी करते, या तो वेपन से या तो देशों को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा के, इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रगल ऑफ पावर। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, ये शक्ति संघर्ष करना चाहते थे शक्ति के लिए, और इसी शक्ति के संघर्ष करने के लिए इन्होंने क्या किया दोस्त, ये दिख रहा है आपको, ये तीनों बुढ़े भाई है, ये तीनों बड़े खतरनाक, उस समय बड़े खतरनाक साबित हुए। दोस्तों हुआ ये कि ये तीनों आपको दिख रहे हैं ना इस इमेज के अंदर, दिख रहे हैं आपको ये तीनों, अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर। हुआ ये दोस्त, अमेरिका के तरफ से कौन थे, रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है दोस्त। एंड ये थे भाई स्टोलिन, कहां से, यूएसएसआर की तरफ से, रसिया जिसको हम कहते हैं आज, ठीक है, सोवियत संघ की तरफ से, सोवियत यूनियन की तरफ से। एंड भाई ये है ब्रिटेन की तरफ से, चर्चिल इनका नाम था, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से ये तीनों की एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग कहाँ पे होती है, ये मीटिंग होती है उससे क्रीमिया सुना आपने, पेनिसुलर है भाई ये क्रीमिया, है ना, ये उस समय सोवियत यूनियन के अंडर में आया करता था। तो क्रीमिया के अंदर एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है याल्टा। तो यहाँ पे याल्टा के अंदर एक मीटिंग होती है, इसलिए इसको याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। 1947-1948 का टाइम पीरियड चल रहा है भाई। और इस मीटिंग में ये कहा गया कि भाई जो भी क्या कहा गया कि इस पूरे यानी कि दोस्त जो पूरा यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सोवियत संघ ने, सोवियत यूनियन ने जहाँ पे अपनी जो आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की, समाजवादी की, उसको स्प्रेड कर रखा था। प्लीज़ एक बार जरूर कहना चाहूँगा मैं कि कम्युनिज्म क्या है, ये कैपिटलिज्म क्या है, इसको मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट में मैंने डीपली समझा रखा है। तो उसको मैं फिर से बताऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, इसलिए मैंने उस वीडियो को बना दिया है, तो उसमें ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सोवियत यूनियन ने दोस्त यानी कि यहाँ पे स्टोलिन ने कहा कि चलिए जहाँ जहाँ पे हमने कम्युनिज्म को स्प्रेड कर रखा है, जैसे हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तो यहाँ से है ना हम हटा लेंगे, ठीक है। याल्टा सम्मेलन में ये कह दिया गया, लेकिन याल्टा सम्मेलन तो कह तो दिया गया, लेकिन ये हटाया ही नहीं गया, डेमोक्रेसी वहाँ पे लाई नहीं गई, और वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन की इस्टेब्लिशमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी की या कम्युनिस्ट शासन की स्थापना कर दी गई। सोवियत संघ चाहता था कि इन जगह पे मेरी ही आइडियोलॉजी रहे, और दोस्त ये पूरा यूरोप का पार्ट पूरा कवर हो जाता था इसके अंदर, ठीक है। और लेकिन आगे चल के दोस्त यूनान पे भी अटैक कर दिया यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने, सोवियत यूनियन का हुआ तो थोड़ी आसानी हो गई। इसने दोस्तों यूनान पे भी अटैक करके यूनान के कुछ भाग पे कब्जा कर लिया, और यहाँ पे भी दोस्त यूनान पे भी सोवियत यूनियन ने क्या कर दिया, कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट दोस्तों शासन की स्थापना कर दी, जिसको हम क्या कहते हैं, साम्यवादी शासन, जो कि सोवियत संघ फॉलो करते था। साम्यवादी के अंदर ये होता है कि सभी कुछ सरकार के हाथ में होता है, सभी कुछ सरकार के हाथ में होता है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते सरकार के विदाउट परमिशन, सरकार की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। यहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, ये हुआ। लेकिन दोस्त आगे चल के ये हुआ जिसको हम सेकंड पॉइंट कहते हैं, कोल्ड वॉर का जो मेन रीजन रहा। अब भी यहाँ पे क्या अभी देखा हमने कि दोस्त किस तरीके से सोवियत संघ ने अटैक कर रहा है, कब्जा कर रहा है, एंड अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा है। इससे दोनों ग्रुप में आपस में अनबन हो गई, गुस्सा आने लग गया। तो इसी वजह से दोनों जब गुस्सा आया तो बढ़ा कोल्ड वॉर, तो इसलिए रीजन हुआ कोल्ड वॉर का। तो जो पहला रीजन है वो क्या है, स्ट्रगल ऑफ पावर, शक्ति के लिए संघर्ष। क्यों, देखो किस तरीके से सोवियत यूनियन ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए है, जो याल्टा सम्मेलन में इसने कहा था कि जिन कंट्री पे अभी हमने कर रखा है आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट पार्टी की या डेमोक्रेसी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम डेमोक्रेसी लाएंगे,
अभी यूगोस्लाविया हो गया, चेकोस्लाविया हो गया, है ना, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, इन सब कंट्री के अंदर। लेकिन याल्टा सम्मेलन की बातों को नकार दिया किसने? स्टालिन ने, और इन कंट्री के अंदर लेकर नहीं आया ये, है ना। और आगे चल के यहाँ पे भी इसने ये काम कर दिया, और आगे चल के हुआ यही, दूसरे इसने यूनान पे भी अटैक करके यहाँ पे भी कब्जा कर लिया, यहाँ पे भी कम्युनिस्ट का साम्यवादी सिस्टम को लेकर आ गया। अब जब ये लेकर आ गया तो भाई जो गुस्सा बढ़ गया, और तो पहला रीजन निकला क्या? कोल्ड वॉर का स्ट्रगल ऑफ पावर, तो शक्ति के लिए संघर्ष शीत युद्ध का पहला कारण निकला। अब सेकंड कारण की बात करते हैं, ट्रूमैन सिद्धांत। अब ट्रूमैन कौन था भाई? ट्रूमैन अमेरिका का था राष्ट्रपति। ये देख लो, ये अमेरिका का राष्ट्रपति था कब? 1947 48 की तो बात चली रही है पूरी हमारी, ये तो 47 की बात करते हैं। ये है ट्रूमैन। अब हुआ ये, अभी आपको मैंने बताया कि दोस्त किस तरीके से सोवियत यूनियन ने यूनान पे भी अटैक करके कुछ कब्जा कर लिया था, और वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन को पूरा संवाद दिया, बस अब यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन चलेगी। अब इसीलिए दोस्त ट्रूमैन, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, कहाँ के? अमेरिका के, इन्होंने ये कहा कि यूनान में जो सोवियत संघ ने कब्जा किया है और वहाँ पे जो शासन बनाई है साम्यवादी कम्युनिस्ट की, उसके अगेंस्ट में जो यूनान के लोग, और तुर्की में भी ऐसा किया गया था, और तुर्की के लोग जो साम्यवाद के यानी कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट में जो आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसका सपोर्ट करती है अमेरिकन कांग्रेस। कांग्रेस वहाँ की संसद को कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लोकसभा कहते हैं, वहाँ पे अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। जिसको हम यहाँ पे राज्यसभा कहते हैं, वहाँ पे अमेरिका के अंदर सीनेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया, और इसलिए अब हुआ ये कि जो यूनान के अंदर जो चल रहा था उसको, यानी कि जो साम्यवाद के विरोध में चल रहा था। अब देखो यार, साम्यवाद के विरोध में कम्युनिज्म का अपोज में चल रहा है, अब उसमें अमेरिका साथ देगा तो जाहिर सी बात है यूएसएसआर को चिड़न तो होगी। अब वो चिड़कर यहाँ पे आया और आपस में अनबन हो गई। तो सेकंड कारण बना आपस में अनबन होने की, कौन सा? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ठीक है, ट्रूमैन सिद्धांत। तो सेकंड कारण है ये शीत युद्ध का। एंड इसके बाद बात आती है थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन कौन सा है? मार्शल योजना। मार्शल अमेरिका के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, फॉरेन, है ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अब ये फॉरेन मिनिस्टर के रूप में क्या किया इन्होंने, चलिए बात करते हैं पहले। तो 1945 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ, तो यूरोप के जो, मान लो ये पूरा यूरोप है, अब यूरोप के इस वाले पार्ट में, ये वेस्टर्न वाला पार्ट है हमारा, और ये ईस्ट वाला पार्ट है हमारा। तो ये वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अमेरिका का राज हुआ करता था, यूएसए का। तो अमेरिका ने सोचा भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड में भाई ब्रिटेन, फ्रांस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, साथ ही कुछ और कंट्री भी थे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, यानी वीक हो चुके थे, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण। इसलिए मार्शल ने एक प्लान निकाला, और इस प्लान के तहत इन वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप के जो वेस्टर्न पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता यानी कि इकोनॉमिक हेल्प दी गई, और इस हेल्प के तहत लगभग $4 बिलियन दे दिए गए, है ना, ध्यान रखना आप सभी को, कुछ टाइम में, और आर्थिक सहायता दे दी गई, और दोस्तों आगे से रकम बढ़ाई गई, और इस तरीके से इसको मार्शल योजना के नाम से जाना गया, क्योंकि मार्शल ने ये पूरी प्लानिंग करी थी पश्चिमी यूरोप के देशों को हेल्प देने की, इसलिए इसको मार्शल योजना या मार्शल प्लानिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्त, समझ आ गया आप सभी को टॉपिक है। इसको हम यूरोपियन रिकवरी, क्योंकि जो लॉस्ट हुआ था इसका वॉर के कारण, उसको रिकवर करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, इसलिए इसको यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम ERP के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के दोस्त पश्चिमी यूरोप की सहायता देने के लिए आर्थिक सहायता, राजनीतिक सहायता, सामाजिक, है ना, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रूप से जो हेल्प करने की बात की गई, उसी को हमने मार्शल योजना का नाम दिया। ये दोस्तों बात कब की है? 1948 की, 1948 की दोस्तों बात है। तो इससे क्या हुआ, USSR चिढ़ गया, अच्छा भाई अमेरिका इतना ताकतवर, अब वेस्टर्न कल्चर की हेल्प करेगा, वेस्टर्न कंट्री जो है यूरोपियन, उनकी हेल्प करेगा ये, क्यों हेल्प करेगा ये है? अब आपस में इनकी बनने वाली भाई, जब यहाँ पे ये हेल्प कहीं पे कर रहा है तो जाहिर सी बात है भाई अमेरिका अपनी आइडियोलॉजी बनाना चाहते हैं, तो स्प्रेड करना चाहते हैं। सोवियत संघ और चिढ़ गया भाई इससे। वर्ल्ड वॉर का जो थर्ड कारण है वो ये बना, मार्शल योजना, कि जो भी छोटी छोटी घटनाएं हो रही है ये कोल्ड वॉर के अंदर या ये आग में घी डालने का काम कर रही है। अब एक किसी इंसान चिढ़ता है, अब हम उसके बारे में उसको बार बार बताएंगे, उसके बारे में बार बार बताएंगे, तो क्या होगा? मान लो कि आप एक लड़के हो और आप अपने गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की की बात कर रहे हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपका सर नहीं फोड़ देगी, है ना? ऐसे ही तो सेम वही वाली घटना यहाँ पे भी हो रही थी, ठीक है। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में अनबन होनी स्टार्ट हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी फोर्थ रीजन की।
ठीक है। विचारधाराओं की लड़ाई, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी। ये दोस्त मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि आइडियोलॉजी की पूरी वॉर हो रही है, कोल्ड वॉर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूएस एंड यूएसएसआर है, इन दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। अब सोचो जरा एक बार, अब आप 4-5 दोस्त हो और एक ग्रुप बना के कहीं पे गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर बात कर रहे हो। अब 4-5 दोस्तों में किसी की आइडियोलॉजी, यानी किसी की सोच अलग हुई, किसी की सोच अलग हुई, किसी की सोच अलग होगी। अब इसी सोच के अंदर किसी में की बात जब नहीं मिलेगी तो लड़ जाएंगे सारे दोस्त, चल निकल तू, तेरी बात नहीं मान रहा मैं, ऐसा होता है ना, हम लड़ जाते हैं आपस में। वैसे सेम अब एक देश पे आ जाते हैं हम। अब यूएस की आइडियोलॉजी है प्राइवेट कंट्रोल की, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, पूंजीवादी सिस्टम कहते हैं, है ना। एंड इसकी है दोस्तों सोशलिज्म की, या सोशलिज्म कह लो या कम्युनिज्म कह लो, ठीक है। आगे के इसका में कुछ डिफरेंट होता है दोनों में, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में कोई डिफरेंस है, ये आप कॉलेज के अंदर पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। चलिए, तो प्राइवेट कंट्रोल क्या है? प्राइवेट कंट्रोल का मतलब होता है जहाँ पे वोटिंग होती है लोगों के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन होता है, इकोनॉमिक कंपटीशन होता है। यहाँ पे जो मार्केट है वो सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं होती। मार्केट आप बिजनेस चाहे कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो वो मर्जी करो। सरकार का काम होता है सिर्फ आपको सुरक्षा देना, डिफेंस, हेल्थ और एजुकेशन, बस, ठीक है। लेकिन ये क्या है दोस्त, यहाँ पे स्टेट कंट्रोल्ड होता है सब कुछ, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी होगा, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना मार्केट में कितने वस्तु की प्राइस होगी, किसकी गुड्स की कितनी प्राइस होगी, कितनी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, ये सब डिसाइड गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, यहाँ पे सब काम बिजनेसमैन, अंबानी अंडानी जैसे लोग करते हैं इस वाले काम में, ठीक है। यूएस वाले में, कैपिटलिज्म वाले में, एंड इससे स्टेट कंट्रोल यानी सोशलिज्म वाले में सब काम सरकार करेगी। तो यहाँ पे टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है। टोटलिटेरियन मतलब क्या होता है दोस्त, यहाँ पे कैसे तानाशाही वाली बात आ जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नो अपोजिशन पार्टी, यहाँ पे कोई भी अपोजिंग पार्टी नहीं होती। ऐसे ही एक ही पार्टी होगी यहाँ पे, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। और यहाँ पे जैसे कि अमेरिका में तो बेसिकली 2 पार्टी है, लेकिन कैपिटलिज्म के अंदर तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है। लेकिन सोशलिज्म यानी जो कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म को जो फॉलो करता है वहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी एक ही होगी। तो अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया कैपिटलिज्म को, मेरी आइडियोलॉजी को अपना ले, और यूएसएसआर चाहता है कि पूरी दुनिया मेरी आइडियोलॉजी को अपना ले। तो दोनों के दोनों अपनी ही आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया पे थोपना और स्प्रेड करना चाहते हैं। ये चाहता है अपनी आइडियोलॉजी, ये चाहता है अपनी आइडियोलॉजी। तो ऐसे में तो भाई बोर होना ही होना है। ये चाहता अपनी भाई दुनिया मेरी बात माने, ये बोले चलो भाई साले दुनिया मेरी बात मानेंगे, और इस बीच में क्या होगा, बोर होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। इसलिए वो कोल्ड वॉर का जो मेन रीजन बना वो है विचारधाराओं की लड़ाई, बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज, ठीक है। चलिए भाई, और इस तरीके से बात करते हैं हम 5th नंबर पॉइंट जो है हमारा, छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के लाभ। अब क्या हुआ दोस्त, दोनों ही कंट्रियों ने सोचा कि हम तो बड़े बड़े कंट्री हैं, क्यों ना छोटे छोटे कंट्रियों को हम अपने में शामिल कर लें और उन कंट्रियों को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, अपने बेनिफिट के लिए। तो बेनिफिट्स ऑफ मिलिट्री अलियांस विद स्मॉलर कंट्रीज, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अलग से आ जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पॉइंट को। तो अब क्या किया दोस्तों महाशक्तियों ने, अब होता नहीं है जैसे मान लो कि आप क्लास में स्कूल में बैठे हुए हैं, अब आपकी अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है तो स्कूल तो जा नहीं रहे होगे भाई। अब आपकी भड़स हो जाए किसी से, अब मान लो गली में किसी हो जाए, तो हम बंदे बुला के लेकर जाते हैं। आपके पास बंदे नहीं है तो आपको कोई भी पीट के चला जाएगा, इसलिए बंदे इकट्ठा करो। तो अमेरिका चाहते हैं क्यों ना हम छोटे छोटे बंदे अपने बंदे बना ले। सोवियत संघ चाहता, सोवियत यूनियन, नहीं भाई मैं भी अपने बंदे बना लूँ। इसलिए पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि छोटे छोटे कंट्री के साथ ये अगर अलियांस कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है इनके लिए। चलिए बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्त, ये इन कंट्रियों को आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लो ऐसे कंट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल, कच्चा माल मिल जाएगा इनको, है ना, जैसे कि हथियार वेपन्स बनाने के लिए, या तेल मिल जाए, है ना, जैसे इराक, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन सब कंट्रीज़ की हो गई, यहाँ पे तेल इनको तेल मिल जाएगा। तो ऐसे कंट्रियों पे कब्जा बना कर रखते थे अपना ही, तो ताकि इनका ये इकोनॉमिक, अपने कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। सेकंड बात है दोस्त, तो इस तरीके से ये अपनी सेनाओं को उस कंट्री में जाके भेजते थे और वहाँ से अपना उस सैनिक अड्डा बना लेते थे, है ना, वहाँ पे ट्रेनिंग देना या उस तरीके से उस कंट्री में रह के पूरी दुनिया में जासूसी करना या निगरानी रखना, तो सैनिक अड्डे के रूप में यूज़ करते थे। तीसरा क्या है बेनिफिट, विचारधारा थोपना, उस कंट्री पे अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज है थोप देते थे। भाई अगर अमेरिका पहुंचा तो उस कंट्री बोलेगा चल भाई मेरी आइडियोलॉजी को अपना ले, सोवियत संघ पहुंच गया तो उस कंट्री को चल भाई मेरी आइडियोलॉजी को अपना ले, यही होगा। अब उत्तरी वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम की बात करेंगे हम, क्यूबा की बात करेंगे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ, क्यूबा को सोवियत यूनियन ने एक सैनिक अड्डे के रूप में यूज़ किया ताकि वो अमेरिका को फोड़ सके, अटैक कर सके। बेशक क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस रुक गया, बट एक घटना तो घट गई थी ना। चलिए
फोर्थ बेनिफिट क्या है, सेनाओं का संचालन। हम आसानी से मान लो कि मैं इस कंट्री में हूँ, ए कंट्री में, मुझको डी कंट्री में जाना है और बीच में ये सारी कंट्री पड़ती है। तो मान लो कि इसमें से 2 कंट्री बेशक सोवियत यूनियन के यूएसएसआर के सपोर्टर हैं, तो एक कंट्री बचा हुआ है। तो अमेरिका क्या करेगा दोस्त, अपनी सेनाओं को पहले यहाँ के रोकेगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट यहाँ लेके चले जाए, सेनाओं को आराम भी करना पड़ता है, बीच में रुकना भी पड़ता है। तो क्या करेगा, तो सेनाओं के संचालन के लिए सेनाओं को बिल्कुल रेगुलेशन करेंगे नहीं। किसी भी ऑपरेशन में जाने के लिए पहले अमेरिका यहाँ पे उतारेगा अपनी सेनाओं को, देन यहाँ से यहाँ जाएगा तो आसानी पड़ेगी। इसलिए सेनाओं को ले जाने में आने में कहीं पे भी क्या करें, ये बीच में अपनी सैनिक अड्डा यानी सेना को रेगुलेशन, आर्मीज को रेगुलेशन के लिए, ऑपरेशंस में जाने के लिए ये इस तरीके से देशों को, छोटे छोटे देशों को अपने लिए यूज करते थे। तो ये 4 बेनिफिट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज दोस्तों जो हमारे नोट्स हैं वो काफ़ी बेनिफिट है आप सभी के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नोट्स का लिंक जो है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने हम 6 पॉइंट का। 6 रीजन क्या है हमारा, 6 रीजन है दोस्त कॉमकोन की स्थापना। दोस्त कॉमकोन मतलब क्या है, इसका काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, यानी कि इस संगठन को दोस्त सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, सोवियत यूनियन ने इसको बनाया था। और इस यूनियन यानी कि कॉमकोन के अंदर जो भी कंट्री शामिल है, यानी कि पोलैंड इसके अंदर है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बल्गारिया है, यूगोस्लाविया है, ईस्ट जर्मनी है, इन सभी कंट्रियों को जो इसमें ज्वाइन है, उन कंट्रियों को सिर्फ आपस में ही ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ट्रेड करना था, व्यापार करना था। ये कंट्री किसी भी ऐसे कंट्री से ट्रेड या व्यापार नहीं कर सकते जो अमेरिका हो या अमेरिका का दोस्त हो। दोस्त मतलब या जो अमेरिका का सपोर्टर कंट्री हो। किसी भी वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न यानी पश्चिमी यूरोप से कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। तो कॉमकोन के द्वारा इस तरीके से सोवियत यूनियन ने इन कंट्रियों को बांध दिया और इससे नाराज हो गया अमेरिका। अब क्योंकि अमेरिका का भी ट्रेड हुआ करता था, जब अमेरिका नाराज हुआ तो लो भाई, जब अमेरिका नाराज हो या सोवियत संघ नाराज हो, कोल्ड वॉर में क्या हो रहा है, आग में घी डल रहा है, घी डल रहा है, ये फटते जा रहा है, फटते जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये है कॉमकोन के बाद। तो इस तरह के 6 रीजन बना कोल्ड वॉर को करवाने के लिए। एंड 7th रीजन क्या है, बर्लिन की नाकाबंदी है, ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन। दोस्त बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। 1948 के अंदर जर्मनी, आपको पता है दोस्त किस तरीके जब जर्मनी की पूरा बना दिया गया था, दीवार वगैरह ये सब आप पढ़ोगे आगे इसके बाद, यानी कि 3rd चैप्टर में, और इसको डीपी में भी है, 4th चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में। तो लेकिन बर्लिन की जो कि नाकेबंदी है, इसका मतलब हुआ क्या, देखो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। अब दोस्तों हुआ ये कि सोवियत यूनियन ने बर्लिन पे कर दिया अटैक, और बर्लिन पे अटैक कर दिया इसने कब्जा, और तमाम हेलीकॉप्टर के द्वारा दोस्तों यहाँ पे अटैक करने इसने स्टार्ट कर दिया और बर्लिन पे क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। किसने, सोवियत यूनियन ने। और दोस्तों ये जो पूरी बॉर्डर रही, ये पूरी बॉर्डर थी सोवियत यूनियन की। लेकिन बर्लिन का जो उधर का पार्ट था, यानी कि दोस्तों ऊपर जो पूरा यानी कि जो साउथ वे का जो पूरा पार्ट हुआ करता था, ये पार्ट फ्रांस, ब्रिटिश और अमेरिका के हाथों में था। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो ये पूरा पार्ट। ठीक है, तो जर्मनी 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक पूर्वी जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, और एक पश्चिमी जर्मनी। तो जो ईस्ट जर्मनी है वो तो सोवियत यूनियन के हाथ में है। देखो ईस्ट या नॉर्थ कहीं पे भी बात आ जाए समझ लेना वो सोवियत यूनियन का यानी कि यूएसएसआर का कंट्री है भाई, वहाँ पे कम्युनिज्म है। ठीक है, एंड कहीं पे भी साउथ या वेस्ट बात आ जाए, पश्चिमी और दक्षिणी, ये समझ में आ जाए तो समझ लेना कि भाई वो किसका यूएसए का सपोर्टर कंट्री, वहाँ पे कैपिटलिज्म। तो जब बर्लिन पे इसने नाकाबंदी कर ली, तो दोस्तों बर्लिन पे नाकाबंदी कर ली, लेकिन धीरे धीरे करके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने बर्लिन के लोगों को हेल्प देनी स्टार्ट कर दी, अपने हवाई जहाज़ों से खाना वाना पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। और 1948 में तो कब्जा किया था सोवियत यूनियन ने, और 1949 में क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने अपना कब्जा हटा लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी इस घटना ने कहीं ना कहीं अमेरिका और सोवियत संघ में एक दरार सी पैदा कर दी, और इसने कोल्ड वॉर को बढ़ाने में एक अपना बहुत बड़ा रीज़न दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कोरिया का युद्ध।
कोरियन वॉर इसके नाम से आता है। अगर आप कोरियन लैंग्वेज आपको आती है तो देख लो, ये लिखा है कोरिया का वॉर, कोरिया में लिखा हुआ ये बोजना कोरियनिज्म का, ये जो भी लिखा हो यार मेरे को दिख भी नहीं रहा इतना अच्छा, कोरियनिज्म का क्या लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कोरिया वॉर क्या है दोस्त। कोरिया एक बहुत छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है कोरिया है। नॉर्थ कोरिया है, किंग जॉन पता है ना आपका, बड़ा पागल शासक है, कईयों को मार दिया, अपने घर वालों को उड़ा दिया इसने तो यार। अब दोस्त हुआ ये कि पूरा कोरिया जो है, मान लो ये है पूरा कोरिया, अब पूरा जो कोरिया है वो पूरा डिवाइडेड है इस तरीके से। ऊपर वाला जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया ये यूएसएसआर को फॉलो करता है। जो नीचे वाला है दोस्त, यानी कि जो साउथ कोरिया है उसको ये फॉलो करता है यूएसए को, यानी कि दक्षिणी कोरिया अमेरिका का दोस्त और उत्तरी कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन का दोस्त। हुआ ये कि 1950 में 1950 में उत्तरी कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पे अटैक कर दिया, गोले बम बारूद फेंक दिए। क्यों? क्योंकि दोस्त ये दोनों आपस में दुश्मन है ना। उस समय बहुत भयंकर लड़ाई हुआ करती थी इन दोनों के बीच में, और जब फेंक दिया, अब देखो भाई जब ये कंट्री इसका दोस्त है, अब ये कंट्री इसका दोस्त है, तो आपस में जब इन्होंने वॉर किया तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से यूएसएसआर हेल्प देने के लिए आ गया और साउथ कोरिया को अमेरिका हेल्प देने के लिए आ गया। तो अब ये वॉर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का नहीं रहा, अब ये वॉर यूएसएसआर और यूएसए का हो गया है। इसलिए इस वॉर के अंदर दोनों आपस में टकरा गए और दोस्त कई लोगों की जाने गई, कई दिनों तक दोस्त ये वॉर चला। और इस तरीके से कोरियन वॉर के अंदर भी क्या हुआ दोस्त, 1950 से लेकर 1953 तक, कब तक चला कोरिया का वॉर, 1950 से लेकर 1953 तक, ये 3 सालों तक ये युद्ध चला। और इस युद्ध के अंदर दोनों महाशक्तियां, दोनों सुपर पावर्स एक साथ आगे खड़ी हो गई, जिसने कोल्ड वॉर की आंख में घी डाल दिया। यानी कि कोल्ड वॉर का एक मेन रीजन बना कोरियन वॉर, कोरिया का युद्ध। क्लियर है दोस्त? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चीन की सदस्यता का विरोध, अपोजिंग चाइनीज मेंबरशिप। आपको दोस्तों एक बात जान के आश्चर्य होगा यार कि 1971 तक चाइना यूएनओ का मेंबर तक नहीं बन पाया था। अब वो तो भाई हमारे जवाहरलाल नेहरू थोड़े दानवीर इंसान हैं, जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पे तो पहले तिब्बत को झोली में डाल दिया चाइना की, और अपने दुश्मन को अपने सर पे बिठा लिया हमने। और उसके बाद नहीं, चाइना को मेंबरशिप दे दो, यूएनओ में डाल दो, चाइना को डाल दो, वीटो पावर दे दो, और ये सब करते करते भाई हमारा भी सपोर्ट रहा। और लेकिन 1971 से पहले आपको पता है दोस्तों, चाइना ही एकमात्र कंट्री रहा एशिया के अंदर, साउथ एशिया में भी, और एशिया के अंदर साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, जिसने यूएसएसआर की पॉलिसी किया। 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन के द्वारा कम्युनिस्ट विचारधारा को, साम्यवादी आइडियोलॉजी जो है उसको एडॉप्ट कर लिया चाइना ने, जिसके वजह से चाइना की इस आइडियोलॉजी की वजह से अमेरिका हो गया नाराज। क्योंकि भाई अमेरिका तो किसको फॉलो करता है, जो यूएसए तो फॉलो करता है कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को, और चाइना ने अपना लिया यूएसएसआर की पॉलिसी, इसलिए अमेरिका इससे नाराज हुआ करता था। और जब अमेरिका चाइना से नाराज होगा है तो सोवियत संघ यूएसए से नाराज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी चाइना फॉलो करता है, दोनों आपस में दोस्त है भाई। अब चाइना को यूएनओ में शामिल करना था। अब यूएनओ में शामिल करने के लिए हमेशा जब भी बात आती तो यूएसए वीटो लगा देता है ना। यूएनओ वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, लिंक नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कि ये वीटो पावर क्या है, ये यूएनओ क्या है, समझ में आएगा। ऐसे 6 चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको इसके बारे में मैं। तो दोस्तों यूएसए ने क्या किया है, चाइनीज़ मेंबरशिप का हमेशा अपोज करता रहा, सोवियत संघ नाराज होते रहा, और इस नाराजगी के बीच में टकराव होते रही। लेकिन आगे चलकर दोस्त 1971 में कहीं ना कहीं बात बन गई और यूएनओ के अंदर अमेरिका थोड़ा एग्री हो गया, क्योंकि अब चाइना सोच लिया था कि मैं दुश्मनी बना के भाई शांत नहीं बैठ सकता, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए चाइना ने अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी स्टार्ट कर दी और सोवियत संघ से दुश्मनी ले ली। लेकिन इसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट की ही रही, लेकिन इसने थोड़ा दरवाज़ा खोल दिया बिजनेसमैन के लिए भी। आओ यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब होता है एक ऐसी, जैसे बीजिंग, संघाई, ये चीन के कुछ जगह है जहाँ पे अभी जाओगे आप तो मतलब कि वहाँ पे दुनिया भर की कंपनी आके ट्रेड या अपनी कंपनी खोल सकती है। लेकिन पहले क्या था कि गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, अब ऐसा ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों इसको ओपन डोर की पॉलिसी भी कहा गया, जिसको 1978 में चाइना ने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। तो इस समय दोस्तों ये पूरी घटना रही। तो चाइना ने क्या किया,
अब अमेरिका से दोस्ती बनानी स्टार्ट कर दी, इसलिए चाइना को 1971 में किसका यूएनओ का परमानेंट मेंबर बना लिया गया, क्योंकि परमानेंट 5 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन 5 मेंबर हैं। इसके अलावा जो 10 मेंबर हैं वो नॉन परमानेंट है, जो कि एवरी 2 ईयर में, हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। लेकिन परमानेंट एक ऐसे मेंबर है, दुनिया में कुछ भी डिसीजन लेना हो तो इन 5 को एग्री होना जरूरी है। अगर 5 में से कोई एक भी एग्री नहीं होगा तो वो वीटो पावर माना जाएगा, वीटो कर दिया है उसने और वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, वो तो हम यूएनओ में पढ़ेंगे डीपली। तो ये दोस्तों घटना है। तो ये जब तक चाइना शामिल नहीं हो पा रहा था यूएनओ में, जब तक दोस्तों यूएसएसआर और यूएसओ में लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी, तो चाइना की मेंबरशिप का अपोज करने के कारण भी अमेरिका और यूएसएसआर में टकराव होता रहा। तो ये सब कुछ टकराव के पॉइंट्स है जिन्होंने कोल्ड वॉर को बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट की। किसकी बात करेंगे? क्यूबा क्राइसिस की। ये दोस्त मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया है अपनी क्लास के सेकंड पार्ट में। तो 10वां जो पॉइंट है हमारा क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अब हुआ क्या था आपको पता है दोस्तों कि अमेरिका के लगभग 124 किलोमीटर दूर है, अमेरिका के बॉर्डर से लगभग दोस्तों 124 किलोमीटर दूर क्यूबा, जिसके आस पड़ोस में हैती है, जमैका है, मैक्सिको है दोस्तों, कुछ ऐसे कंट्री है। अब इस वजह से क्या हुआ दोस्त, क्यूबा के ऊपर है यूएसएसआर की पॉलिसी कम्युनिज्म को अपना लेने के बाद जनरल बतिस्ता को सरकार को हटाकर फिदेल कास्त्रो ने क्या किया, यहाँ पे कम्युनिज्म को लेकर आ गया, जिसके वजह से यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन ने पैसा लगा रखा था, अमेरिकन बिजनेसमैन ने, उसको सभी फिदेल कास्त्रो ने अपने हाथ में ले लिया, जिसके वजह से बोर होने की संकट बढ़ गई। और क्यूबा के द्वारा यूएसएसआर से हेल्प मांगेगी, क्योंकि ये कम्युनिज्म बन गया था। अब कम्युनिज्म यानी साम्यवादी भाई बन गए। अब यूएसएसआर ने इसको हेल्प करी ताकि अमेरिका को फोड़ सके, है ना, यानी कि यहाँ पे अपनी इसने मिसाइल तैनात कर दी क्यूबा के अंदर, ताकि क्यूबा में दोस्तों मिसाइल तैनात कर देगा तो आगे ये अटैक कर सकेगा। तो दोस्तों इस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट ने भी क्या किया, शीत युद्ध की एक मतलब कि चरम बिंदु कहलाई है, तो शिखर पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कहलाया है। तो ठीक है, तो शीत युद्ध को बढ़ाने में मेन जो रीजन रहा वो स्टार्टिंग में 1961 से लेकर और 28 अक्टूबर 1962 तक चला ये। ठीक, लेकिन फिर भी शांति प्रिय देशों के द्वारा बना लेने के बाद सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलों को हटा लिया, अपने वेपन्स को हटाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस समय सोवियत संघ के जो नेता थे वो क्रुश्चेव थे और अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी थे। तो दोनों मान गए, वरना ये क्राइसिस बहुत तगड़ी हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता था। खैर दोस्तों, इसको मैंने अपने सेकंड पार्ट में समझा रखा है, अगर आपने उसको देख लिया है तो, नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। 11 पॉइंट की बात करते हैं, वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर के अंदर क्या हुआ दोस्त, एक दुनिया का एकमात्र ऐसा वॉर जिसने अमेरिका तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि अब 1964 का टाइम था, वियतनाम भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ, यानी कि उत्तरी वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम जो है वो यूएसएसआर की पॉलिसी यानी कि आइडियोलॉजी जो है कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद को मानता है। और साउथ, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये तो सिंपल, जहाँ पे भी साउथ का नाम आ जाए या वेस्ट का नाम आ जाए समझ लेना भाई वो यूएसए को फॉलो करता है, और नॉर्थ या ईस्ट आ जाए समझ लेना यूएसएसआर को फॉलो करता है। अब दोस्त हुआ ये कि नॉर्थ वाले पार्ट पर साउथ वाले ने अटैक तो किया ही किया, साथ ही अमेरिका ने भी अटैक कर दिया, ताकि नॉर्थ वाला जो कि अपना रखा है आइडियोलॉजी कौन सी, कम्युनिज्म का, वो हटाए। और दोस्त नॉर्थ वियतनाम का जो नेता था वो था हो ची मिन। इसका सपोर्ट यानी कि नॉर्थ वियतनाम का सपोर्ट किया यूएसएसआर ने, और हो ची मिन के द्वारा बड़ा तगड़ा प्लानिंग की गई दोस्त। यहाँ की सेनाओं ने गोरिल्ला वॉर किया और साउथ वियतनाम को, जो दोस्त यहाँ पे कठपुतली सरकार थी साउथ वियतनाम के अंदर, जो कि अमेरिका को फॉलो करती थी क्योंकि ये कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। और दोस्त इस युद्ध में लगभग 1964 से लेकर 1975 तक ये वॉर चला, जिसके अंदर दोस्त अमेरिका की सेनाओं को लगभग घेर कर मारा नॉर्थ वियतनाम वालों ने, ऐसे की तैसे करती, और कई सेनाओं को दोस्तों घेर के मार दिया गया। दुनिया के इतिहास में कहीं पे भी अमेरिकन आर्मी इस तरीके से नहीं मरी जिस तरीके से इस वियतनाम वॉर में मरी। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा $300 बिलियन उसने सिर्फ इस युद्ध में खर्च किया वियतनाम वॉर के अंदर। तो बहुत बड़ा एक वॉर रहा और अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी, और अमेरिका इसमें फेल हुआ। तो 1975 में जब ख़त्म हुई तो दोस्त नॉर्थ वियतनाम जीता और साउथ वियतनाम हारा। साउथ वियतनाम मतलब अमेरिका की हार हुई, इसकी सेनाओं को भगा दिया गया। और इस तरीके से दोस्त 1976 के अंदर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दोनों आपस में एक हो गए। अब कोई भी डिवाइडेड पार्ट नहीं है, एक हो गए। और जो एक देश बना जिसको हमने वियतनाम का नाम दिया, आज का भी वियतनाम, उसने यूएसएसआर की आइडियोलॉजी यानी कि कम्युनिज्म के कम्युनिस्ट पॉलिसी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को
अपना लिया, इससे अमेरिका और नाराज हो गया, फट गई इसकी, तो कोल्ड वार को इसने और बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये रहा कोल्ड वार का मेन रीजन, वियतनाम वॉर। ठीक, चलिए दोस्तों, तो ये हमने लगभग 11 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं भाई कोल्ड वॉर के रीजन्स के। अब हम बात करते हैं कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उसके परिणाम क्या निकले, परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, परिणाम की बात कर रहे हैं, याद रहे परिणाम दो तरीके से बन सकता है, एक कोल्ड वॉर जब शुरू हुए तो उसके परिणाम क्या निकला, एंड कोल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो उसका क्या परिणाम निकला। कोल्ड वॉर की समाप्ति 1991 में होगी, जब सोवियत संघ यूएसएसआर टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वो वाला डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद कोल्ड वार की क्या परिणाम निकले, या कोल्ड वार जैसे खत्म हुआ तो उसका क्या परिणाम निकला, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कोल्ड वार यानी शीत युद्ध का परिणाम बताओ, यानी जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसका परिणाम क्या निकला। ठीक है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, शीत युद्ध का परिणाम बताओ, तो जो मैं ये बता रहा हूँ ये बताना होगा, या क्वेश्चन में जब ये लिखा होगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम क्या निकले, यानी समाप्ति के बाद क्या परिणाम निकले, तो आपको जो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे उसको, तो वो बताना होगा। ठीक है, तो अभी शीत युद्ध का परिणाम पढ़ रहे हैं हम, और सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे आप शीत युद्ध के समाप्ति के परिणाम, यानी जब शीत युद्ध का कोल्ड वॉर का एंड हो गया तो उसके क्या आउटकम्स निकल कर आए। ठीक है, चलिए, तो ये पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। अभी हम पढ़ रहे हैं कोल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंस, यानी कि शीत युद्ध जब शुरू हुआ तो इसके मेन क्या परिणाम निकल गए, क्या क्या चेंजेस आए वर्ल्ड के अंदर, ये देख रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों चेंजेस जो आया वो है हमारा मिलिट्री सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का, सैन्य सुरक्षा संगठन का। सभी देशों यानी कि जो ग्रुप्स है, एक यूएसएसआर का और एक यूएसए का, आपस में दोनों सोचने लग गए क्यों ना दोस्त हम क्या करें, यूएसए सोचता कि हम एक ग्रुप बनाएं ताकि जो सिक्योरिटी कर सके हमारी वॉर के कंडीशन के दौरान, है ना, एंड यूएसएसआर सोचता कि भाई हम भी एक ग्रुप बनाएंगे। पर इस दोनों ने क्या किया, एक होड़ सी लगा ली है ना, एक होड़ लग गई इन दोनों एक, कि हम एक ग्रुप बनाएंगे अपना सिक्योरिटी को लेकर, किसका, आर्मीज का, जिसमें सबसे पहले 4 अप्रैल को, कब, 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा एक लोगो देख लो भाई, ये लोगो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी यानी कि संधि संगठन, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया, 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया। जिस समय इसको बनाया गया था टोटल इसके अंदर 12 कंट्री शामिल थे, 12 देश। आज इसके अंदर 30 कंट्री शामिल हैं। कौन कौन शामिल थे, 12 कंट्री दोस्त, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, स्पेन, पुर्तगाल, कनाडा, मैक्सिको, बेल्जियम, जर्मनी, ये सब कंट्रीज में कुछ शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप और पूरी लिस्ट दिखाऊँ मैं आप सभी को, तो अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, है ना, एंड चेक रिपब्लिक हो गया, डेनमार्क हो गया, एस्टोनिया हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीक, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, है ना। सारा याद नहीं करना आप सभी को, मेन कंट्री याद करना है, 5-6 कंट्री याद करोगे बहुत है, बट ये ध्यान रखना कि जब इसको बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 को तो सिर्फ 12 कंट्री शामिल थे, और आज इस समय इसके अंदर 30 कंट्री शामिल है। नाटो के अंदर 100% इतना अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, बट परिणाम में भी ध्यान रखना है। तो अमेरिका ने जब ये संगठन बनाया तो इस संगठन के अंदर एक शर्त रखी गई कि अगर मान लो किसी भी, यानी कि जो भी नाटो के अंदर, जो भी नेटो के अंदर शामिल है, जो भी नेटो के अंदर शामिल हैं कंट्री, अगर उनमें से किसी एक पे भी अटैक हो गया तो ये अटैक सभी कंट्रीज पे माना जाएगा, और ये सभी कंट्रीज मिलकर अटैक करने वाली कंट्री की ऐसी तैसी कर देंगे। समझ आया सभी को, अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो वो अटैक सभी कंट्री के ऊपर माना जाएगा, और ये कंट्री आपस में मिलकर जिस कंट्री ने अटैक किया है उसके विरोध में, उसके अपोज में एक्शन लेंगे। समझ आप सभी को। अब जैसे ही अमेरिका ने ये बनाया तो सोवियत संघ के कान खड़े हो गए, अच्छा अमेरिका तेज चल रहा है बेटा, तेरे से मैं भी तेज हूँ। अमेरिका ने वारसा नाटो बनाया दोस्तों। अमेरिका को देखते हुए भी किसने, सोवियत यूनियन ने क्या बना लिया, इसने दोस्तों बना लिया वारसा पैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे दोस्तों इसको वारसा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, वारसा पैक्ट। कब बनाया गया, 1955 पे सोवियत यूनियन ने बना लिया। क्या बोलते हैं इसको, वारसा पैक्ट कहा जाता है। अब इसके अंदर उन कंट्रियों को शामिल किया गया जो
सोवियत यूनियन के सपोर्टर्स हैं जो इसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। पोलैंड हो गया, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, है ना, इटली, यूगोस्लाविया, बल्गारिया, अल्बानिया, तुर्की दोस्तों अमेरिका का साइड था, ठीक है, तुर्की नहीं है, ये तो अमेरिका का साइड था भाई। तो ये सभी जो है कंट्रीज ये कहीं ना कहीं इसके पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी भी सेम वही शर्त है जो नेटो की शर्त है, अगर किसी एक पे अटैक हुआ तो सभी पे अटैक माना जाएगा। वार्सो पैक्ट की यही शर्त है। अब नेक्स्ट वार्सो पैक्ट के बाद फिर से अमेरिका जग गया, अमेरिका ने फिर से एक संगठन बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम दिया गया इसको? सीटो। क्या बोला गया इसको? सीटो। सीटो यानी घसीटो, जो रास्ते में आ गया पेल मारेंगे उसको। सीटो का मतलब क्या है? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। कब बनाया गया? 8 सितंबर 1954 को बनाया गया। नाटो की ही तरह था ये, नेटो की तरह, बट ये एशिया के कंट्री जो इसके अंदर वो इसमें बनाए गए। इसमें कौन कौन से कंट्री थे वो बता देता हूँ आपको। अमेरिका था इसमें, फिलीपाइंस था इसके अंदर। कौन? अमेरिका, फिलीपाइंस, ठीक है, फिलीपींस भी बोलते हैं इसको, थाईलैंड, पाकिस्तान। ये था ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया। तो इसके बाद अमेरिका ने एक और संगठन बनाया जिसका नाम था बगदाद पैक्ट कह लो, या इसको सैंटो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? दोस्त सैंटो के नाम से भी जाना जाता है। सैंटो याद रखना मेरे दोस्त। सैंटो यानी कि सेंट्रल, CN सेंट्रल, T से ट्रीटी, O से ऑर्गेनाइजेशन, या इसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कब बना? ये 1955 के अंदर ये बनता है ऑर्गेनाइजेशन, तरफ से कह सकते हो सैंटो के नाम से इसको जाना जाता है। इस संगठन के अंदर तुर्की को शामिल किया गया, इराक को शामिल किया गया, पाकिस्तान भी दोस्तों इसके अंदर था, ब्रिटेन भी इसके अंदर था, और अमेरिका जिसने इसको बनाया वो भी इसके अंदर ज्वाइन था। तो इस तरह के दोस्त अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए पूरी दुनिया के अंदर, तमाम कंट्री को ज्वाइन करवा रहे हैं ये, ताकि हम सैन्य संगठन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि सिक्योरिटी के टाइम कभी भी हमारी काम आ सके, वॉर हुई तो काम आ सके। तो एक तरफ से होड़ लग गई, कोल्ड वॉर जैसे ही स्टार्ट हुई तो एक कोल्ड वॉर का परिणाम क्या निकला कि दोनों ग्रुप्स में एक तरफ से होड़ लग गई कि किस तरीके से हम सैन्य संगठन बनाएं आपस में, है ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि हम अपनी पावर्स को दिखा सके टाइम आने पर। सेकंड परिणाम ये निकला कि शस्त्रों की होड़ और नाभिकीय खतरा, आर्म्स रेस एंड न्यूक्लियर थ्रेट। तो हुआ ये, सबसे बड़ी घटना यही हुई यार कि दोनों ही महाशक्तियों ने 1945 के बाद आपस में होड़ सी लगा ली। अब ये होड़ वेपन्स में तो थी लेकिन इकोनॉमी में नहीं थी, है ना। क्यों? क्योंकि तभी तो जाके लास्ट में अमेरिका तो पावरफुल रहा लेकिन सोवियत संघ टूट गया, उसमें जनता में भूखमरी गरीबी फैल गई थी भाई। ये रीज़न ये भी निकला, अभी पढ़ेंगे सोवियत संघ विघटन क्यों हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसमें बताऊंगा आप सभी को मैं। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद दोनों सुपर पावर्स अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आपस में वेपन्स को इकट्ठा करने लग गए, वेपन्स का प्रोडक्शन करने लग गए, मास प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें, पहली चीज़ ये निकल कर आई। एंड इन्होंने दोस्त स्पेस के अंदर, स्पेस पे अपनी, हम सबसे पहले जैसे कि स्पुतनिक को भेजकर, आपको पता है तो दुनिया में सबसे पहले 1957 के अंदर है स्पेस में अपना सैटेलाइट छोड़ने वाला पहला कंट्री सोवियत यूनियन ही बना। तो जैसे इसने भेजा भाई, उसके बाद अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को भी भेज दिया। तो एक तरफ से होड़ लग गई कि सैटेलाइट में कौन सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेजेगा, अंतरिक्ष के बारे में कौन सबसे ज़्यादा जानकारी रखेगा। तो देखो स्पुतनिक बात हो गई, चाहे रसिया की नासा के रूप में, अमेरिका की पावरफुल, हम भी थोड़ी कम है, हमारी भी तो इसरो सबसे लगी पड़ी है दबा के, है ना। चलिए भाई, आप तो भाई पूरी दुनिया घुटने टेकती है हमारे सामने यार, है ना। चलिए इस बात पे आते हैं हम उस टाइम के दौर में। तो अब हुआ ये कि दोनों सुपर पावर्स स्पेस में भी, साथ ही ये मिलिट्री और आर्म्स यानी कि वेपन्स में, शस्त्र में, हथियारों में पावरफुल बनना चाहते थे, और ये जितना ज़्यादा हो सके अपने हथियारों को इंक्रीज बढ़ाना चाहते थे। हर दिन हथियार बनाते रहते थे, जनता मर रही हो, सोवियत संघ की तो खासकर वेपन्स बना रहे हैं, हमें हथियार बनाना भाई, जिसके पास जितनी हथियार होगी हमें भाई उतना पेलेंगे, हैं, हम जीत सकते हैं ना। तो हथियार चाहिए, वेपन्स चाहिए, युद्ध करने के लिए, वॉर करने के लिए हथियार चाहिए दोस्त। अगर मैं आपको एक कहानी बताऊँ एक तरफ से, अगर आपको दिखाऊँ इन देशों की थोड़ी, एक बार लाल देखो जरा एक बार, क्या लालसा है दोस्तों। 1945 में अमेरिका ने बना कर रेडी कर रखे थे भाई एटम बम्स। तभी तो भाई अमेरिका ने क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पे अटैक किया था एटम बम्स,
ठीक है। तो सबसे पहले एटम बम्स अमेरिका ने बना लिया। जब अमेरिका ने बना ली तो अमेरिका के बाद सोवियत संघ थोड़ी शांत बैठेगा, वो बोलेगा अच्छा भाई तू भी बहुत तेज चल रहा, हम भी बहुत तेज है। इसलिए दोस्तों 1949 में सोवियत संघ ने भी बना लिया एटम बम्स। अब जब सोवियत यूनियन ने बना लिया तो अमेरिका का दोस्त सोचेगा कि मैं भी बना लूँ भाई। इसलिए दोस्त 1952 के अंदर ब्रिटेन ने भी बना लिया। क्या बना लिया? एटम बम्स। हमें भी चाहिए एटम बम्स। जब ब्रिटेन ने बना लिया तब 1959 में, कब? 1959 में फ्रांस ने सोचा हमको भी चाहिए, तो 1959 में फ्रांस ने भी बना लिया। अब एक कंट्री और जिसकी हमेशा चुल रहती है, अब इसने भी बना लिया। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी दोस्त, इस कंट्री ने 1964, कौन था वो? चाइना। 1969 के अंदर चाइना ने भी एटम बम्स बना लिया। तो इस तरीके से अमेरिका 1945, सोवियत यूनियन 49, 52 ब्रिटेन, 59 फ्रांस एंड 69 चाइना। तो इन्हीं कंट्री के पास स्टार्टिंग से लीगल रूप से परमाणु बम यानी कि एटम बम्स माने गए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। ठीक है। 1974 में हमने भी किया लेकिन फेल हो गए, फिर 1998 में किया, फिर हम पास हो गए। ठीक है। चलिए, तो ये 5 कंट्री देखो किस किस टाइम पे एक होड़ सी लग गई, हमें ही बनाना है, बस हथियार चाहिए, बम चाहिए। सालों इकोनॉमी भी खर्च कर लेते तो ऐसी आज नौबत नहीं आती पूरी दुनिया के अंदर यार। चलिए, है ना, कोल्ड वॉर का झंझट। देखो वॉर के अंदर किसका फ़ायदा होने वाला है? किसी का फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। हाँ, नुकसान तो सबका होने वाला है, किसी का नुकसान ज़्यादा होगा, किसी का नुकसान कम होगा, बट होगा तो सबका भाई। इसलिए वॉर में कुछ नहीं रखा भाई। बात करते हैं थर्ड परिणाम क्या निकल कर आया। तो पहला परिणाम देखा था हमने, क्या देखा था? पहला परिणाम है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। दूसरा परिणाम देखा कि हथियारों की होड़ सी लग गई, हमें वेपन्स बनाना है। और तीसरा परिणाम, जो तीसरा आउटकम्स जो है वो क्या है? एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। दोस्त कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस समय जैसे कि 1945 से लेकर 1950 तक बताऊं तो दुनिया के अलावा 100 कंट्री इस समय आज़ाद हुए थे। लेकिन इन आज़ादी के लिए एक पहले आपको मैं बता देता हूँ, पहले घटना हुई क्या समझो। पता क्या हुआ कि एशिया और अफ्रीका के अंदर, ये दोस्तों पूरा आपका एशिया है, पूरा एशिया, और दोस्तों ये पूरा आपका है अफ्रीका के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, इन्होंने गुलाम बना रखा था इन कंट्रियों को। ठीक है। तो अब सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन इन कंट्रियों का अपोज करने लग गया कि भाई गुलाम क्यों बना रखा है, आज़ाद कर, साले सुपर पावर्स मैं हूँ, गुलाम तू बनाएगा, चल बेटे आज़ाद कर। और अमेरिका ने भी दबाव बनाने लग गया यूरोपियन कंट्रीज़ पे। बेशक अमेरिका का वो दोस्त क्यों ना हो, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह, चलो भाई आज़ाद कर, सुपर पावर्स हमें, साले तू बनाएगा गुलाम। अब हुआ ये कि इस तरीके से अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में सुपर पावर्स का भी प्रेशर होने लग गया इन कंट्री पे जिन्होंने गुलाम बना रखा था। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों ये कि एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो पहले से ही गुलाम थे, उनके अंदर खुद आज़ादी के लिए स्ट्रगल चल रहे थे, फ्रीडम वॉर चल रहा था। फ्रीडम के लिए क्या चल रहा था? स्ट्रगल चल रहा था, जैसे इंडिया में भी चल रहा था गांधी जी के द्वारा। तो इसका भी प्रेशर अंग्रेजों के ऊपर, प्लस इन सुपर पावर्स का भी प्रेशर उनके ऊपर। तो इन प्रेशर का एक फ़ायदा ये हुआ कि दोस्त नए नए कंट्री आज़ाद होने लग गए। तो जो तीसरा परिणाम क्या निकला कोल्ड वॉर का, कि नए नए कंट्री आज़ाद होने स्टार्ट हुए इससे, है ना। और नए नए कंट्री को अपने में शामिल भी करना चाहते थे ये सभी कंट्री। कौन कंट्री? अब भाई जब सुपर पावर्स ने थोड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है इनको आज़ाद करवाने में, तो दोस्तों अभी आपको बताया मैंने कि 1945 से लेकर 1950 के बीच में लगभग 100 कंट्री आज़ाद हुए थे वर्ल्ड के, जो कि दोस्तों सबके सब यूरोपियन कंट्रीज़ के गुलाम थे ये, जिसमें ब्रिटेन दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्री को गुलाम बना रखा था, अंग्रेज साढ़े गोड़ी चमड़ी वाले, है ना। अब हुआ ये कि जैसे ही नई नई कंट्री आज़ाद हुए तो नई कंट्री जो आज़ाद हुए, न्यू जो कंट्रीज थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, एक वार्निंग आ गई। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन कह रहा कि भाई सुनो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि सोवियत ब्लॉक और यानी कि अमेरिकन ब्लॉक, दो पूरे ब्लॉक के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर पूरा वर्ल्ड बटा हुआ था। तो सोवियत यूनियन कहता मेरे ग्रुप में आ जाओ, अमेरिका नहीं कहता नहीं मेरे ग्रुप में आ जाओ। अब ये जो नई कंट्री आज़ाद हो रहे हैं, एशियन वाले, अफ्रीका वाले, इनके पास एक सबसे बड़ी चुनौती रहती। क्या चुनौती रहती? अगर ये मान लो जो नए कंट्री आज़ाद हुए वो तो पहले से गुलाम थे, अब नए नए दोस्तों आज़ाद हुए हैं, अब मान लो कि कोई भी कंट्री अमेरिका में शामिल हो जाएगा, है ना, अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो जाएगा, तो उसको सोवियत यूनियन से, USSR से दुश्मनी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका का दुश्मन तो भाई सोवियत यूनियन है। अगर कोई भी कंट्री USSR में शामिल हो जाएगा तो उसको
अमेरिका से दुश्मनी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो नए नए कंट्री आज़ाद हुए हैं इनके पास इतना कुछ है नहीं, या इतना इनको झेलने की पावर नहीं है कि ये दुश्मनी को भी झेल पाए। इनके पास अभी सबसे बड़ी बॉन्डिंग थी अपने देश में जो अनसर्टेनिटी जो फैली हुई है किस तरह से शांत रखें, डेमोक्रेसी लेकर आए, इकोनॉमिक ग्रोथ करें, शांति की बात, पीसनेस पे हम बात करें, तो इनके पास सबसे बड़ी बॉन्डिंग ये थी। तो ये दोनों ही ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। जब ये दोनों ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते थे, इसलिए इन न्यू कंट्री जो नए नए आज़ाद हो रहे थे, इन कंट्री ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन, डेवलपमेंट ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट। यानी कि गुट निरपेक्ष, एक गुटों से, गुट यानी कि ग्रुप या ब्लॉक कह लो, निरपेक्ष मतलब होता है अलग रहना। तो जो कंट्री ग्रुपों से, दोनों ब्लॉक से अलग रहना चाहते थे, उन्होंने गुट निरपेक्ष नामक एक संगठन बनाया। दोस्तों वो 5 कंट्री कौन थे और उन 5 नेताओं का नाम भी याद रखना पड़ेगा जिन्होंने इस संगठन को बनाया था। सबसे पहले भारत से थे जवाहरलाल नेहरू, भारत से, इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इसकी बात ही कही। और जो गुट निरपेक्ष, ये जो नाम है जवाहरलाल नेहरू नहीं दिया था, तो गुट निरपेक्ष को बनाने में जवाहरलाल नेहरू यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सेकंड नंबर पे दोस्तों मिस्र के हैं। मिस्र के जो राष्ट्रपति थे हैं जोसेफ ब्रास टीटो, जिनको मार्शल टीटो के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र के थे। ठीक है, दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम है यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया के थे गमाल अब्दुल नासिर। क्या नाम था? गमाल अब्दुल नासिर। गमाल नाम था, गवार मत कह देना भाई, ठीक है। एंड चौथा है कहाँ के? घाना के, अफ्रीका का देश। दोस्तों अफ्रीका में देखना आप, अफ्रीका के मैप के अंदर यहाँ पे छोटा सा कंट्री है घाना, ठीक है। घाना के थे कौन? है बामे एन कुरमा। क्या नाम था? बामे एन कुरमा, बामे एन कुरमा, ठीक है। एंड इंडोनेशिया से लास्ट बच गए, उनका नाम क्या था? डॉक्टर सुकर्णो, ठीक है। तो इन ये पांचों कंट्री ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाया और इस तरीके से ऑफिशियल रूप से ये ऐसे दोस्तों 1947 में मीटिंग हुई थी नई दिल्ली के अंदर। फिर 1955 के अंदर दोस्तों बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ जिसके अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई। और 1961 में यूगोस्लाविया की जो कैपिटल हुआ करती थी बेलग्रेड, वहाँ पे ऑफिशियल रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना करी गई, इसकी शुरुआत करी गई। और स्टार्टिंग में इसमें 25 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और आज इस समय 120 कंट्री नॉन अलायंस मूवमेंट में शामिल है। बेशक कोल्ड वॉर खत्म हो गया लेकिन आज भी ये चल रहा है कोड, ठीक है, नॉन अलायंस मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए, तो कोल्ड वॉर के क्या क्या परिणाम निकले ये हमने 4 पॉइंट्स में देखा, ठीक है दोस्तों। कितने पॉइंट में देखा हमने? 4 पॉइंट्स में देखा। यहाँ पे कभी कभार एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि शीत युद्ध का प्रसार और बढ़ता दायरा ये बताओ, तो को कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यानी कि प्रसार यानी कि शीत युद्ध या कोल्ड वॉर है, इसका कहाँ तक दायरा है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पे खड़े होकर मैं यहाँ पे चल सकता हूँ, मेरा हाथ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी हाथ कहाँ तक जा सकती है? यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक, ज़्यादा यहाँ तक, ज़्यादा यहाँ तक, ऐसे हो सकता है ना। तो कोल्ड वॉर की घटना कहाँ से कहाँ तक घटी वर्ल्ड के मैप पे देखो तो इसी को बोला जाता है प्रसार या बढ़ता दायरा, है ना, औकात बोलते नहीं हम। तो कोल्ड वॉर का दायरा कहाँ से कहाँ तक है? कोल्ड वॉर का दायरा ट्रूमैन सिद्धांत सबसे पहला, कोमकैन की स्थापना, बर्लिन की नाकाबंदी, कोरिया का वॉर एंड चीन की सदस्यता का विरोध करना, क्यूबा संकट एंड वियतनाम वॉर, ये सभी पॉइंट्स को शीत युद्ध का प्रसार और बढ़ता दायरा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा जो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आज का दोस्त हमारा जो ये 3rd पार्ट है फिनिश हो जाता है, जिसके अंदर दोस्त हमने इंट्रोडक्शन भी देखा अभी कोल्ड वॉर का, साथ ही हमने इसके मेन कॉजेस, इसके कारण क्या निकले कोल्ड वॉर के, क्यों हुआ ये कोल्ड वॉर, एंड कोल्ड वॉर जब हुआ तो इसके क्या क्या परिणाम निकले, कौन से क्या निकले, हमने इसकी भी बात करी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा पार्ट दोस्तों फर्स्ट था जिसके मैंने अंदर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग का टाइम पीरियड बताया मैंने। एंड पार्ट 2 के दोस्त अंदर आपको मैंने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में डिस्कस किया। और पार्ट 3 जो आपने अभी देखा कोजेस एंड कौन से यानी कि कारण और परिणाम की हमने बात करी। अब आएगा पार्ट 4 जिसके अंदर हम कुछ इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। लगभग दोस्तों अभी 2-3 पार्ट अभी और आएंगे क्योंकि मैं इस वीडियो यानी जो फर्स्ट चैप्टर है आप सभी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मैं पार्ट्स में समझा रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो पूरी बुक को आप अच्छे से समझ लोगे।
अगर फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी कन्फ्यूजन रहा तो पूरी बुक नहीं समझ पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब भाई आपका आ चुका है, टेंशन मत लो, बस एक काम आपको करना होगा दोस्त, जब मैं आप सबके सपोर्ट में खड़ा हूँ तो क्यों डर रहे हो भाई। चैनल को अभी रेड बटन दबाओ, फोड़ो तोड़ो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, बट ये बटन दब जाना चाहिए भाई। और इसको दबा के बेल आइकन ऑन कर लेना, इसको दबा के, क्यों, जब मेरी वीडियो आएगी नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही दोस्त कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध नामक हमारा एक नोट्स है, काफ़ी बेस्ट नोट्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप उस नोट्स को भी देख सकते हो, फ्री नोट्स है भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस नोट्स को भी पढ़ो। और पूरी स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई है तो ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए थोड़े अच्छे अपने विचार लिखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं और जल्द लेकर आऊँ धमाकेदार तरीके से। इस वीडियो को लिमिटेड यानी कि अपने तक सीमित मत रखना, जहाँ तक हो सके इसको शेयर करना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस एजुकेशन को मैं जितना ज़्यादा आसान हो सके बनाता जाऊँ, ताकि आप सबके सीधे खोपड़े में डाल सकूँ। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, कमेंट में अपना जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।